केमिकल कैनेटिक्स, केमिकल कैनेटिक्स केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रिएक्शन जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, रिएक्शन जो होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं, तीन तरीके से होते हैं। ठीक है, तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, यानी रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होता है, देखो बेटा कि कोई एक रिएक्टेंट होता है, कोई रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है आपस में, वो रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के बाद एक कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब ये जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से रिक्लासिफिकेशन करेंगे अगर हम लोग रिएक्शन का, तीन तरीके से होंगे। वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, ये तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो वेरी स्लो रिएक्शन कौन से होते हैं बेटा, दीज आर द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सम डेज और मंथ, यानी वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ दिन लेते हैं या कुछ मंथ लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, या बेटा एक और एग्जांपल होता है डायमंड, जानते हो। ठीक है, तो डायमंड जो है वो आगे चल के ग्रेफाइट में चेंज जाता है, पता है तुम लोग को। तो लेकिन जब डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में जब चेंज होता है ना, तो इसको बनने में कई 100 साल लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए तुम्हारे जीते जी वो लगेगा कि वो डायमंड है। ठीक है, तुम मर जाओगे, तुम्हारे आगे वाले लोग आएंगे, सबके लिए वो हिला ही रहेगा, और वो धीरे धीरे फिर वो ग्रेफाइट में जब चेंज होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बहुत ही समय के बाद होता है, इसलिए वो क्या है, वेरी मॉडरेट रेट रिएक्शन। These are reaction which take place in some minutes or hour, कुछ समय या कुछ घंटे लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शन बोलते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, इसको मतलब तुम किसी भी एग्जांपल में ले सकते हो। तुम शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, कुछ मिनट के बाद ही होगा, तुरंत तो डिसॉल्व होगा नहीं, तो कुछ धीरे धीरे जो पूरा का डिसॉल्व होगा कुछ समय बाद होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शन। और वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत ही कम समय में हो जाए। ठीक है, जैसे कि आयनिक रिएक्शन। ठीक है, आयनिक रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। कितने समय में हो जाता है बेटा, 10 to the power -12 से 10 to the power -16 सेकेंड के बीच में यह रिएक्शन कंप्लीट हो। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो बेटा, आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट, एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन अगर कोई तुमसे पूछ दे कि आयनिक रिएक्शन जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, क्यों, तो देखो बेटा, बिकॉज दीज रिएक्शन इन्वॉल्व नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है नो ब्रेकिंग बॉन्ड्स होता है। ठीक है, कोई भी बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए ये जो आयनिक रिएक्शन होता है वो वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट रिएक्शन है डिफरेंट रेट्स बाई, यानी अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग रेट्स होते हैं। क्यों, तो बेटा देखो, अलग अलग रिएक्शन हो रहा है तो अलग अलग रिएक्टेंट भी होंगे कि नहीं। दो अलग अलग रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट भी अलग अलग होंगे। तो जब दो अलग अलग रिएक्टेंट होंगे तो उनके अलग अलग बॉन्ड होंगे कि नहीं, उनके बीच में अलग अलग बॉन्ड भी होंगे, इसलिए क्या होगा, उसके रेट भी अलग होंगे। बॉन्ड अलग है तो रेट भी अलग होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यही है कि डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रिएक्टेंट, डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट बॉन्ड, सो रेट्स आर।
ठीक है बेटा, समझ में आ रहा? अब आते हैं हम लोग जो रेट की बात कर रहे हैं, वो रेट है क्या? तो रेट का मतलब एक तरीके से रख सकते हो स्पीड। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े स्पीड, लेकिन अब हम लोग रिएक्शन को स्पीड तो बोले, स्पीड ऑफ रिएक्शन तो बोल नहीं सकते, इसलिए यहां पे रिएक्शन स्पीड, उसके स्पीड को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब बात समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या। ठीक है, तो देखो, तो यहां पे हम लोग स्पीड की बात करें रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनते चलो। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट। यानी बेटा देखो, बात को समझो, ये है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, और ये चेंज हो रहा है किसमें बेटा? अब समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो मान लो कि कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, कि अब ये रिएक्टेंट है, ठीक है, तो वो जो है T1 टाइम में रिएक्टेंट जो है, अभी रिएक्शन शुरू हुआ, ठीक है, तो T0 पे, T0 टाइम अगर जीरो हो तो रिएक्टेंट हमारा तो आर ही रहेगा। ठीक है, अभी मिला है नहीं। अब अगर हम लोग मान लें कि T1 टाइम पे हमारा रिएक्टेंट है R1, T2 टाइम पे हमारा रिएक्टेंट है R2। ठीक है, ऐसे ही T1 टाइम पे हमारा प्रोडक्ट है P1 और T2 टाइम पे हमारा प्रोडक्ट है P2। ठीक है, अब बात को समझो थोड़ा सा। अगर हम छोटा सा ही एक सॉल्यूशन मान लो ले रहे हैं, ठीक है, चीनी और पानी को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो शुगर है वो क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, अब हमारा यहां पे बनेगा शरबत, चीनी और पानी का जो मिक्सचर बनेगा सॉल्यूशन, वो हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कब बनेगा? धीरे धीरे शुगर जो है कम होगा, ठीक है, और धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? धीरे 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 देखो, चीनी जैसे जैसे पानी में डिसॉल्व होगी, पानी का मिठास बढ़ेगा, यानी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। यानी कंसंट्रेशन किसका कम हो रहा है? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी अगर हम लोग एक कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, तो ध्यान से देखो, ये हमारा टाइम और ये हमारा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। यानी ये जो स्लोप है ये किसके लिए बेटा? रिएक्टेंट के लिए है। हाँ, और ये जो रेड वाला जो स्लोप है किसके लिए बेटा? प्रोडक्ट के लिए है ना। तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा। यानी वही कहा, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज होगा कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट में से किसी एक का पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर निकालें, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब डेल्टा आर, डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? कंसंट्रेशन, यानी कि सॉरी, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर, R2 माइनस
R1, ठीक है, ठीक है, पर यूनिट टाइम डेल्टा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये होगा, सॉरी ये होगा माइनस में, ठीक है। क्यों होगा माइनस में? क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। R2 कम है, R1 ज्यादा है, तो ये माइनस में आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस का एक्स लगा दिया गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो गया, फॉर्मूला। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यह है रेट ऑफ रिएक्शन इन रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इन रिएक्टेंट के लिए है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रोडक्ट के लिए अगर निकालोगे तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, तो डेल्टा P बाई टी। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा बेटा, P2 माइनस अपॉन T2 माइनस, ठीक है। तो लेकिन ये प्लस क्यों होगा, इसके लिए माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ये हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए हैं, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन को डिनोट, इसको डिनोट करता है बेटा, कंसंट्रेशन को डिनोट। देखो बेटा, जब हम लोग स्पीड पढ़े थे, ठीक है, जब हम लोग स्पीड पढ़ रहे थे, जब हम लोग 11th में, तो वहां पे दो तरीके के स्पीड पढ़ते थे, एक पढ़ते थे एवरेज स्पीड और एक पढ़ते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। कौन कौन से, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो दोनों समझा दिया जाए, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसके पहले भी हम बताए आपको कि धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज तो वही निकाले हैं, किसी भी रेट को, किसी भी रिएक्शन के रेट को मेजर किया जाए किसी डिफिनिट टाइम इंटरवल, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का वह रेट जिसको किसी डेफिनिट टाइम इंटरवल में मेजर किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो T1 टाइम पे रिएक्टेंट R1 था, T2 टाइम पे रिएक्टेंट R2 हो गया, तो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन R2 माइनस R1, इसको यही लिखोगे ना बेटा कि R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अभी आपको माइनस बता दिए कैसे होता है, और यही प्रोडक्ट में भी ऐसे ही होगा बेटा कि P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक इंस्टेंट टाइम में, किसी एक इंस्टेंट टाइम में, तो कैसे, इसके लिए बेटा हम लोग स्लोप बनाते हैं। स्लोप जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के इस पॉइंट P पर हमको इसका क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, क्या कर रहे थे, एक स्लोप बना लेते थे, एक स्लोप बना लेते थे या एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते थे।
और इसी इसी स्लोप को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट के टाइम के फॉर्म में लिखते हैं कि डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt। और वैसे ही रिएक्टेंट मतलब कि प्रोडक्ट का अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो डी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। ठीक है, ठीक है। रिएक्टेंट का निकालना होगा तो देखो बेटा माइनस रिएक्टेंट में निकालना, देखो ये माइनस की तरफ स्लोप जा रहा है यानी कम हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए माइनस। प्रोडक्ट के लिए निकालना है तो धीरे धीरे ये प्लस हो रहा है इसलिए। तो कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ेगा बेटा। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट फाइंड करना है। तो देखो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू क्या होगा? तो अगर हम लोग किसी को भी ले लें तो क्या होगा, डी आर डी कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट का अपॉन dt इज इक्वल टू dp अपॉन dt। होगा कि नहीं होगा? यही होता है। ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जब वो चेंज हो रहा है तो यही होगा, जितना कंसंट्रेशन इसका कम होगा उतना ही कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा। अब इसके अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा? हम लोग ऊपर यानी कि हम लोग नॉमिनेटर में किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेशन की। और डिनोमिनेटर में किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टाइम की। कर रहे हैं कि नहीं? ऊपर हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? यानी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होता है। तो देखो तो हो गया यूनिट यानी कि मोल पर लीटर अपॉन टाइम का क्या हो गया बेटा? सेकेंड। यानी इसका यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये कब हुआ? जब रिएक्टेंट हमारा क्या है? लिक्विड है। लेकिन अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो गैस हो तब इसका क्या होगा? तो उस जगह पे हम लोग कंसंट्रेशन, वहां पे कंसंट्रेशन जगह क्या लगेगा बेटा? प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन सेकेंड। तो ये हो गया बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के लिए क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मैथमेटिकली तरीके से लिखेंगे कैसे। ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनो, सुन लोगे आधा जगह तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैसे लिखते हैं? तो हम लोग लेट कर लेते हैं। एक मान लिए कि हमारा ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करता है और बनाता है सी प्लस डी। ठीक है, ये कोई एक ये हमारा कोई एक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे तो ध्यान दो। ठीक है, तो अब यहां पे स्टोइचोमेट्रिक दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? डायरेक्ट हम लोग को पता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन रेट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक भी है। अगर स्टोइचोमेट्रिक नहीं है तब तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन स्टोइचोमेट्री है तब कैसे लिखोगे? तो देखो
पहले डी चेंज ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt, स्टोइचियोमेट्री भी ऐड कर दो 1/a, 1/a। लेकिन ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/b डी बी अपॉन dt, इसमें बेटा माइनस में, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट 1/c प्लस में स्मॉल वाला c है ना बेटा, 1/c डी चेंज इन कंसंट्रेशन कैपिटल C डी टी इज इक्वल्स टू 1/d प्लस में d कैपिटल D अपॉन dt, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन मैथमेटिकली तरीके से हम लोग इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, तुम लोग नोट। तो बेटा आज के लिए लास्ट टॉपिक है हम लोग का फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन की जो स्पीड है उस पे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर, ठीक है, यानी नेचर से मतलब है कि जो हमारा जो रिएक्टेंट है सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, ठीक है, तो वो नेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जैसे बात करें, ठीक है, तो सॉलिड फेज की, सॉलिड फेज की अगर बात करें, ठीक है, तो सॉलिड फेज में जो रिएक्शन होता है वो स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है, सॉलिड फेज। यानी अगर जैसे कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर हम लोग सॉलिड फेज यानी कि अगर हम एक बड़ी सी कील डाल दें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक बड़ी सी कील डाल दें, तो उसका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं, लेकिन वो रिएक्शन होने में टाइम लगेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग सॉलिड फेज यानी कि एक बड़ी सी कील की जगह पे एक आयरन ले लगा डाल दिया जाए छोटे छोटे टुकड़े, तो देखोगे रिएक्शन बहुत तेजी से इससे तेज हो जाएगा। यानी नेचर पे डिपेंड करता है, वो बड़ा पार्ट था तो रिएक्शन धीरे हुआ, ये उसी का छोटे छोटे पार्ट्स हो गए तो रिएक्शन जल्दी हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, वैसे सोडियम सॉलिड है प्लस आयोडीन गैसियस स्टेट में है, तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएं तो सोडियम आयोडाइड बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा, जो कि ये स्लो रिएक्शन, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, आयोडीन गैसियस फॉर्म में है, रिएक्शन होगा लेकिन ये कैसा होगा, स्लो रिएक्शन होगा। लेकिन वहीं पे गैस फेज के लिए अगर हम लोग यहीं पे सोडियम को गैस स्टेट में ले लें, जैसे Na गैस हो गया, I2 भी गैस हो गया, तो ये जो सोडियम आयोडाइड बनेगा ये फास्ट रिएक्शन, ये कैसा रिएक्शन होगा बेटा, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम जो आयोडीन से रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड बना रहा है, लेकिन क्योंकि सोडियम सॉलिड है इसलिए रिएक्शन कैसा हो रहा है, स्लो। वहीं पे सोडियम जो आयोडीन से रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड यहां ही बना रहा है, लेकिन यहां पर कैसा रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन। और क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, ठीक है। तो नेचर पे इस तरीके से
क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन नेचर पे इस तरीके से अफेक्ट डालता है। दूसरा टेम्परेचर, अगर हम लोग रिएक्टेंट के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बात को समझिए, रिएक्टेंट के जो आपस में इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, उनके पार्टिकल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स के नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। कोलिजन बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। यानी टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ। अगर वहीं पे हम लोग कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट होता क्या है, देखिए, तो कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो रिएक्शन में, जो जब कोई रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में से डाल दिया जाता है, लेकिन वो खुद अपने आप को ना वो डिजॉल्व नहीं होता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिना खोए हुए रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, देखिए वही लिखे हैं, कैटलिस्ट इज द सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, अब इन रिएक्शन, ठीक है, यानी किसी भी तरीके से वो अपने आप को कंज्यूम नहीं करवाता है रिएक्शन में, वो रिएक्शन में जितना पहले डाला जाएगा रिएक्शन के बाद में वो उतना ही हमको प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है, वो अपने आप को कंज्यूम नहीं करवाता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे होता है, जैसे ही कैटलिस्ट को डाला जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे रिएक्टेंट के, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होगा, तेजी से। वहीं पे अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो बेटा समझो रिएक्टेंट, क्योंकि अभी हम आपको बताए कि कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा होगा तो धीरे धीरे जैसे रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बढ़ता है, यानी कि रिएक्शन धीरे धीरे क्या होती है, स्लो होती है। यानी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट की स्पीड ज्यादा हो, सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन की रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन कम होगा जैसे जैसे रिएक्टेंट का, स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कंसंट्रेशन जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रेट ऑफ, कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फैक्टर यही 4 फैक्टर्स थे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।